मेरा नाम कनिका है और मैं एक छोटे से गांव में अपने मौसा, मासी और मम्मी के साथ रहती हूँ। दरअसल मैं जब 2 महीने की थी तभी मेरे पापा की मौत बीमारी की वजह से हो गई थी और मेरे मौसा जी हम माँ बेटी को अपने घर में रखने लगे थे। मेरी यह कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी कि किस तरह मेरे मौसा जी गाँव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा भयानक थी। एक दिन मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ते ही जा रहा था। फिर छत से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी इस जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और यह जान सकती थी कि आखिर मौसा जी आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर बार मासी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ी की तरफ नहीं जा पाती थी और कभी कभी तो मुझे मासी पर हैरत होती थी कि कैसे वह मौसा जी को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात मासी पता नहीं कहाँ थी और मैं आसानी से सीढ़ी तक पहुँच गई थी। मेरे मौसा जी कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की रेनू को लेकर छत पर चले गए थे और अब वह पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। इन 2 घंटों में मौसा जी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे मौसा जी पेशे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था और आज की रात मुझे यह जानकर रहना था कि आखिर मौसा जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं और वह भी आधी रात को छत पर अकेले में। ना मासी कभी खुद छत पर जाती थी और ना ही लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता था। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने ही वाला था कि मौसा जी रेनू के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी मासी की गरजदार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे से बात करने वाली मासी की पहली बार मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वह मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को खींचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए मासी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मासी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज रेनू अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने मौसा जी का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे मौसा जी ही पाल रहे हैं? तुम्हारे पापा के मरने के बाद से तुम्हारे मौसा जी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे मौसा जी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जब वह काम करे तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती हूँ। बेहतर है कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त और इस तरह नज़र ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारी मौसा जी से तुम्हारी शिकायत करूँगी। मासी की यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मौसा जी से तो वैसे ही मुझे बहुत डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में मासी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फ़ौरन ही मासी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मासी ने मुझसे कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि आखिर मौसा जी को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या ज़रूरत है कि वह किसी तीसरे लोगों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जबकि गांव का दूसरा नाई जो है
वह बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता था और आधे गांव के बीच लोगों के बाल उतारता था। उसे तो नहीं किसी तरह की तन्हाई की ज़रूरत थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे मौसा जी तो अलग ही तरह के थे। दूसरे के मौसा जी तो अपनी भतीजी से लाड़ प्यार करते थे, मगर मेरे मौसा जी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते थे कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 11 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे मौसा जी मुझ पर ऐसे शासन करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूँ, और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने और ले जाने का काम भी मौसा जी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे मौसा जी पर इतना गुस्सा आता था कि मेरा दिल करता था कि किसी तरह से मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं। लेकिन मौसा जी तो मेरी जान भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनका नाई का काम ही इतना अजीब था कि कभी कभार महीने में एक बार वह बाल काटा करते थे, और वह भी हमारे ही घर की छत पर। बाकी सारा वक्त वह घर पर पड़े रहते और मुझ पर नज़र रखते थे। और पता नहीं क्यों मासी इतनी डरी सहमी सी नज़र आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो, जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और मौसा जी के साथ वह बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। ना ही उन्हें मौसा जी से डर लगता था और ना ही वह मौसा जी से झिझकती थी, जबकि मौसा जी के आगे तो मासी की जान निकलती थी। वह मौसा जी से नज़र मिलाकर बात तक नहीं करती थी, बल्कि खामोशी से उनके आगे सर झुका देती थी। शायद इसकी वजह ये थी कि मासी की शादी के 10 साल बाद भी उनकी गोद खाली थी और वह मौसा जी को औलाद ना दे सकी थी। जो भी था, मुझे अपने मौसा जी फूटी आँख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे मौसा जी क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे मौसा जी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वह तो लड़कियों के बाल काटते थे, और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर जानने की जिज्ञासा सी पैदा हो गई थी कि मौसा जी ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि मौसा जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन मौसा जी का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर पर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाद बाल काटते थे। सारे गांव में ये बात मशहूर थी कि मौसा जी जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मौसा जी के पास लाया करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि मौसा जी से बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकती है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने उस हकीकत को जानने की कोशिश की थी। मौसा जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये जानने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जब भी मौसा जी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते तो मासी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को छत पर नहीं जाने देती थी। मेरी सहेली तनु बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मौसा जी के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो तनु से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि मौसा जी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आई तो वह बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई सवाल नहीं दिया, बल्कि सारा वक्त गायब खोई खोई सी क्लास में बैठी हुई थी। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली तनु को अचानक से क्या हो गया है। घर आकर मैंने ये बात माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ़, तनु बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं।
अपनी माँ के कहने पर मैं सोचने लगी, माँ शायद सही कह रही है। उसके सर पर बाल भी नहीं है, इसलिए वह शर्मा रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वह वाकई बहुत ही अजीब लग रही थी और क्लास के सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है कि वह शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक वही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मासी आगे आ जाती थी और फिर मासी मुझे डांट कर कह दिया करती थी कि अपने मौसा जी के काम में दखल अंदाजी ना किया करो। तुम्हारे मौसा जी ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद तुम्हारा पेट पाला है, और अगर वह तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह तुम्हारा भला ही चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे मासी की यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मौसा जी ही थे जो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे थे। कभी भी उन्होंने मेरे और माँ के खर्चे में कोई रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि वह तो पहले से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते थे और मासी को भी हमारे साथ रहने पर कोई ऐतराज नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आंखों पर बैठाकर रखती थी। सारे गांव वाले भी मौसा जी की बहुत ही इज्जत करते थे, क्योंकि मौसा जी बहुत ही नरम मिजाज इंसान थे। बस उनकी सारी डांटें मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। उनकी खुद की औलाद नहीं है, इसलिए वह औलाद की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने यह बात सोची तो उस रात मैंने मासी से वादा किया था कि अब मैं दोबारा कभी नहीं मौसा जी के काम में दखल अंदाजी करूँगी। उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर मासी ने मौसा जी से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाएंगे। मौसा जी का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आ जाती थी और मौसा जी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। मासी सीढ़ियों के आसपास ही रहती थी और 2 घंटे बाद जब वह लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो मौसा जी उसके काफ़ी देर बाद नीचे आते और उनकी हालत काफ़ी अजीब सी नज़र आती थी। और इस बात के बारे में मुझे उस वक्त पता चला जब एक रात मैं पानी के लिए अपने कमरे से बाहर आई तो मौसा जी को सीढ़ी से उतरते हुए देखा। मौसा जी का पूरा हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था। उनकी सांस भी फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हो। मौसा जी हमेशा काले रंग की धोती बांधकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी बदले होते थे। ना ही उन्होंने धोती बांधी होती थी और ना ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद होता था। वह कपकपाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते थे जैसे वह बहुत ही ज़्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मौसा जी किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और मासी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाद बाल काटने के बाद मौसा जी इतना भी कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस वक्त तो उन्हें चलते देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोतकर आ रहे हैं। मौसा जी को देखते ही मैं छुप गई थी और मासी भी अपने कमरे में चली गई थी। हमेशा की तरह अगले दिन मासी कमरे के बाहर थी और मौसा जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं उस दिन घर पर ही थी और माँ भी पड़ोस की किसी आंटी के यहाँ गई हुई थी। तभी मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मैंने मासी को रोते हुए देखा। इस तरह से पहली बार मैंने मासी को रोते हुए देखा था। मैं फ़ौरन भागकर मासी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ मासी, क्यों रो रही हो। मेरी बात सुनकर मासी ने
जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मासी रो रही थी और इस बात ने मुझे ना सिर्फ दुखी कर दिया था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मासी छुप छुप कर रो रही है। मुझे मौसा जी से नफ़रत का एहसास हो रहा था कि शायद वह मौसा जी ही थे जिसकी वजह से मासी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैं मासी मौसा जी पर नज़र रखने लगी थी। जब भी मौसा जी किसी लड़की का बाल काट कर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते थे और अगले सारे दिन मेरी मासी भी छुप छुप कर रोती हुई नज़र आती थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे मौसा जी के हाथों तेरी किस्मत भी चमकाई जाए। ये बात सुनते ही मेरी जान निकल गई थी कि अब मुझे भी बाल कटवाने के लिए मौसा जी के हवाले करने जा रही थी। 12 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं यह सोच सोच कर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबकी नज़रों में मजाक बनना था। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझसे चिल्लाते हुए कहा कि क्या तू नहीं चाहती है कि तेरे मौसा जी की वजह से जैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, वैसे तेरी भी किस्मत अच्छी हो। जिसके भी बाल आज तक मेरे मौसा जी ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही नहीं गांव वाले अपनी बेटियां तेरे मौसा जी के हवाले करके जाते हैं। जब वह तेरे मौसा जी के इस काम से इतना फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने मौसा जी को बुलाया और मौसा जी से कहा कि आज की रात तुझे अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर मौसा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और कहने लगे कि क्या अपनी कनिका भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अब कनिका की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे मौसा जी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मौसा जी ने अपनी धोती बांधे और मेरे आगे बैठ गए। उसके बाद मौसा जी मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही मौसा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसा जी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि मौसा जी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि मौसा जी के गर्म गर्म आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई थी कि मौसा जी क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर बाद मौसा जी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंसुओं से उनका चेहरा भींगा हुआ था। और फिर मौसा जी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। वह रोते हुए कहने लगे, कनिका, मैं तेरा बाल नहीं काट सकता हूँ। मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। तू मेरी बेटी जैसी है और मेरे घर की इज्जत है। मौसा जी की यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन मौसा जी के शब्दों ने मुझे उनसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था। मैंने मौसा जी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। मौसा जी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि मौसा जी तेरे बाल नहीं काट सकते हैं। मैं उल्टे कदमों से सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ मौसा जी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो मौसा जी मासी के कदमों में पड़े रो रहे थे और मासी से माफ़ी मांग रहे थे। यह सब देखकर माँ परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी कुछ पता चलेगा। फिर आंसू बहाने के बाद मौसा जी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा कांप उठी। मेरे मौसा जी ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मौसा जी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है।
मौसा जी गांव के सरपंच के खास नाई थे और वह सिर्फ सरपंच साहब के ही बाल काटा करते थे। वह सरपंच अय्याश तरह के आदमी थे और उनकी फितरत मौसा जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन मौसा जी की मजबूरी थी कि उन्हें यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के सरपंच ने मौसा जी को अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया था और उस सरपंच ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि मौसा जी के हाथ में वह जादू है कि ये जिसके भी बाल काटते हैं उनकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के सरपंच की ज़मीनें भी फलने फूलने लगी है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मौसा जी उनके बालों पर हाथ लगाते हैं। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। इनके लिए गांव के सरपंच की हर बात सही होती थी और गांव के सरपंच ने इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर ली। और फिर सरपंच साहब ने अपने खास नौकरों के जरिए यह बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सरपंच साहब ने यह सब क्यों किया था। सरपंच साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी थी। तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता था और बदले में सरपंच साहब मुझे हजारों रुपए दे देते। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी मासी से हुई तो उस पहली रात मेरे सामने यह राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ सरपंच साहब क्या खेल खेलते हैं। और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन मैं सरपंच साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाया था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। सरपंच साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसलिए सरपंच साहब ने खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती थी तो सरपंच साहब को इस बात की खबर हो जाती थी और वह उनके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई न कोई खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे। और गांव की हर बालिग लड़की उनकी गंदगी और तिरस्कार का शिकार बनी थी। और तुम्हारी मासी की एक सहेली भी उन्हीं लड़कियों में से थी जिसने तुम्हारी मासी को सारी बात बताई थी और इस बात का राज तुम्हारी मासी ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त मैं बुरी तरह सरपंच साहब के काम में फंस चुका था। सरपंच साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी यह बात खोलने की कोशिश की तो लोग बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस डर से मैंने कभी नहीं सरपंच साहब का काम छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेले घर से बाहर जाने की अनुमति दी क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और ख़राब है। तुम्हारी मासी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ सरपंच साहब क्या करते हैं। इसलिए वह छुप छुप कर रोया करती थी और मैं खुद भी बाल काटने के कई घंटे होने के बाद ही नीचे आता था क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। सरपंच साहब ने मुझे खासकर काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़कियों के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। सरपंच साहब लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीने बाद उनकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते थे और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते थे। इस तरह उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाती थी। सरपंच साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंखें बंद करके पैसे लुटा रहे थे
और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर सरपंच साहब को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगी। मौसा जी की यह बात सुनकर मैं रोने लगी थी। हमें तो इस बात की कुछ खबर ही नहीं थी। हम लोग तो यहाँ दूसरे गांव से आए हुए थे, इसलिए हमें सरपंच साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो मौसा जी का अपने ऊपर नज़र रखना और उनका हमेशा पाबंदियां लगाना मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मौसा जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, जो मुझे सरपंच साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे थे। मौसा जी ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देंगे और ना ही आइंदा गांव में दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। मौसा जी ने रोते हुए माँ और मासी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर समझदार आदमी है, वह खामोशी से गांव वालों को जरूर समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम लोग नहीं जानते थे कि आगे हमारी मंजिल कहाँ है। मौसा जी ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। मौसा जी ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा खत लिखा था, जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला सरपंच साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से सरपंच साहब तक ये खबर ना पहुंचाए कि वह अब जवान और बालिग हो चुकी है और उनके हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से यह बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती थी, तो फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल जाती तो वह किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा ही लगता था कि वह सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी होकर आई है और अपनी इसी गंजेपन की वजह से परेशान है। लेकिन यह राज तो अब खुला था कि वह सरपंच साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे वह मौसा जी, जिन्हें मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वह खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। और अब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे मौसा जी के चेहरे पर सुकून था। अब हम लोग शहर में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मौसा जी अभी भी गांव के मास्टर साहब से फ़ोन पर बात करते हैं, तो मास्टर साहब से पता चला है कि गांव के सरपंच का वो घटिया खेल खत्म हो चुका है और साथ ही सरपंच की कुर्सी भी। अब गांव के सारे लोग जागरूक हो गए हैं। हम लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।